अपना क्यों नहीं पैदा करते, शायद हम कर नहीं सकते। उसकी कुछ और वजूहत हैं, उसमें कोई ऐसी कोई टेक्निकल वजह नहीं है। मोस्टली इंडिया से आ रहा है। तो अगर कोई फार्मर इस हवाले से किसी सब्ज़ी का बीज पैदा करना चाहे तो हम उसको NARC से कंप्लीट गाइड करेंगे, उसको बेसिक बीज भी देंगे, उसको कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगी। वेरी नाइस। एंड आप NARC से रब्ता कर सकते हैं। और आप जी बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी और इतनी अच्छी मशवरों का भी, रिकमेंडेशंस का भी। डॉक्टर सईदा हबीबा हमारा साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक नए गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, वो कौन होंगे जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। स्टे विद सच सवेरा। खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर से आपको वेलकम कहेंगे सच सवेरा के प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम, सच सवेरा टीम के हमरा। जनाब, आज के सच सवेरा के प्रोग्राम में भी हमेशा की तरह है, बहुत सारी वैरायटी और बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कर रहे हैं आपसे बात। सबसे पहले आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो ये है जनाब कि आपकी डाइट आपकी साइकोलॉजी पर कितनी स्ट्रांगली इफेक्ट करती है और कितनी स्ट्रांगली आपस में लिंक्ड अप होती है। जी बिल्कुल, क्या खाएंगे तो कैसा सोचेंगे और कैसे रहेंगे डिपेंड करता है आपके खाने पीने पे, आपकी डाइट हैबिट्स पे काफ़ी हद तक, मतलब वाइस वर्सा आपकी डाइट जो आपके बिहेवियर पे और आपका बिहेवियर आपकी डाइट पे असरअंदाज होता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सईदा हबीबा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और डॉक्टर सईदा हबीबा से जनाब हमने पहले प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में बात की कि थिनर बॉडीज़ के कितने नुकसानात होते हैं, उनके रिकमेंडेड कुछ डाइट्स भी डॉक्टर सईदा हबीबा ने आपको बताई। अब उनसे ना सिर्फ फैटी लिवर से बात होगी बल्कि हमारे आज के टॉपिक की बात होगी। ब्रेक से पहले हमने कहा था जनाब एक नए गेस्ट ने हमें ज्वाइन करना है ब्रेक के बाद, तो जिन नए गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सैयद कंदील अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम कहेंगे सच सवेरा के प्रोग्राम में अपने स्टूडियोज़ में। कंदील अब्बास साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता है और माशाल्लाह PhD हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में फ्रॉम ईरान। सर, आप सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप ईरान से माशाल्लाह PhD करके आए हैं। सो आपकी इंटरेस्ट एक तो सब्जेक्ट में आपका कैसे डेवलप हुआ और आपने इसमें स्पेशलाइज्ड की, वहाँ पे ईरान गए, तो थोड़ा सा समराइज़ करके बताइएगा कि कैसा आपका एक्सपोजर है इस फील्ड के साथ। जी देखिए, असल में जब पाकिस्तान में तो कोई ऐसा करियर प्लानिंग की बात नहीं होती है, लेकिन स्कूलिंग में एक पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा पॉलिटिक्स की तरफ, और जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती थी उसकी तरफ इंटरेस्ट जब डेवलप हुआ तो कॉलेज में आके थोड़ा सा सेंस बेहतर जब हुआ तो मैंने अगरचे मैं साइंस सब्जेक्ट के साथ मैट्रिक किया था, लेकिन मैंने वहाँ पे आकर सोशल साइंसेज को ज्वाइन किया और FSC की बजाय FA किया, और उसके बाद BA करने के बाद मुझे थोड़ा एक्सपोजर जब मिला तो फिर मैंने ये सब्जेक्ट जो था इंटरनेशनल रिलेशंस इसको चूज़ किया। और जब मैं इसको चूज़ करने जा रहा था तो मेरा इंटरेस्ट ज़रूर था, लेकिन उस वक्त तक मुझे शायद ये सब्जेक्ट का नाम नहीं पता था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना, लेकिन मुझे ये पता था कि पॉलिटिक्स और जो बैनुल-अक़वामी सतह पर ताल्लुकात हैं इससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो तो मुझे वो लेना चाहिए। जब मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा लोगों से पता किया, अपने टीचर से पूछा, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से या पॉलिटिकल साइंस के नाम से एक सब्जेक्ट होता है, तो देन आई चूज़ दिस। हाँ, वेरी नाइस। तो आपकी PhD यानी कि आपका रिलेशन जो था इंटरनेशनल रिलेशन के साथ काफ़ी गहरा है, तो कैसा रहा आपका रिश्ता उसके साथ? बिल्कुल, देखिए ये जो इंसान की पर्सनल और सोशल लाइफ होती है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपका जो प्रोफेशन है वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट के साथ मैच करता हो। क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग होते हैं एक्सीडेंटली किसी प्रोफेशन में आ जाते हैं, चाह तो ये रहे थे बनना, बन ये गए, एक अपॉर्चुनिटी ये मिली, लेकिन जो लोग अपनी चॉइस के साथ आते हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके लिए प्रैक्टिकल लाइफ एक एन्जॉयमेंट बन जाती है, लेकिन जो एक्सीडेंटली कहीं पर आते हैं तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में पैनिक फील करते हैं।
एग्जैक्टली, क्योंकि वो सही से उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एक जो रिलेशन की बात है वो अपने सब्जेक्ट के साथ, फील्ड के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन पे बात होगी। जनाब डॉक्टर सईद कंदील अब्बास साहब हमारे साथ तशरीफ में, अगर आप भी बात करना चाहिए और मच मोर देन वेलकम, यू जस्ट नीड टू डायल 05184666606। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल करना बिल्कुल मत भूलेगा। इंटरनेशनल रिलेशन से बात करना चाहें डॉक्टर कंदील से, बात करना चाहें डॉक्टर सईदा हबीबा से, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फैटी लीवर्स पे बात होगी। आज का हमारा टॉपिक आपकी डाइट और साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप क्या होती है और कितनी स्ट्रांगली इफेक्ट होती है आपकी शख्सियत पर, उससे बात करेंगे। बढ़ते हैं डॉक्टर सईदा हबीबा के जाने फैटी लीवर से बात करेंगे कि सबसे पहले बताइएगा फेटिस फैटी लीवर और उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। अच्छा सुन, जैसे कि जो लीवर है इसमें नॉर्मली जो है फ़ैट्स जो हैं ये डिपॉजिट होते ही हैं। 3% जो है वेट ऑफ लीवर जो है ये फ़ैट्स होते हैं। तो फैटी लीवर हम उस वक्त कहते हैं जब ये 5% या इसे एक्सीड कर जाते हैं फैट कंटेंट जो है लीवर का। और इसकी बहुत सी रीज़न्स होती हैं। बहुत ज़्यादा जो ये कॉमन देखा जाता है तो अल्कोहलिक लोगों में और ओबीज़ लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इसके अलावा ऐसे लोग जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हाइपरटेंशन है या डायबिटिक्स हैं, और उसको वो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं और साथ में वो ओवरवेट भी होते हैं, तो फिर ये उनका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है फैटी लीवर का। तो ऐसे लोग जो हैं उनको चाहिए, जो जिन लोगों को भी ये दो बीमारियां, कि वो इसको अच्छे तरीके से मैनेज करें। इसके अलावा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न मेल नोरिश्ड होना भी है, कि वो लोग जो कि बिल्कुल जिनकी पुअर डाइट होती है और ख़ास तौर पे प्रोटीन डेफिशिएंसी उनमें पाई जाती है, प्रोटीन्स बहुत कम लेते हैं, तो ऐसे लोगों में भी जो है वो फैटी लीवर जो है वो देखने में आता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो प्रोटीन्स है उसकी डेफिशिएंसी से उनमें ऐसा जो कोलेस्ट्रॉल है, जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को लीवर से सेल्स की तरफ लेके जाते हैं, उसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से है जो फ़ैट है वो लीवर ही में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और फिर जो है ये फैटी लीवर जो है उसको काज करता है। तो ये सारी जो रीज़न्स हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, बिल्कुल उनका लाइफस्टाइल जो है वो सैनिटरी है और फैटी फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल वाली फूड्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, और इवन वो हाई कैलोरी मतलब हाई कार्ब फूड ले रहे हैं, लेकिन वो फैट्स में चाहे कम भी हो लेकिन प्रोटीन में कमी है। तो ये सारी जो रीज़न्स हैं ये फैटी लीवर की तरफ ले जाती हैं। ठीक हो गया। मतलब आपने इस तरह कहा कि मतलब फैटी लीवर्स की जो मतलब कॉजेज़ हैं वो आपकी लिवर पे मतलब ऑफ कोर्स डायरेक्टली जो आपको नुकसानदेह होती हैं, तो इसके लिए लिवर के को मतलब बिल्कुल ठीक रखने के लिए कुछ रिकमेंडेड डाइट्स थोड़ी सी और रिकमेंड कीजिएगा। रिकमेंडेड डाइट्स तो ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि जैसे उसकी रीज़न क्या है। जैसे जो लोग अल्कोहलिक हैं तो उनको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो ओबीज़ लोग हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना जो वेट है वो उसको ग्रेजुअली कम करें। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो अपना वेट एकदम से बहुत ही सडनली वेट कम करेंगे, सीवियर मेल न्यूट्रिशन की तरफ चले जाएंगे, तो अगेन जो है ये मेल न्यूट्रिशन अगेन जो है वो फैटी लीवर को कॉज करती है। तो वेट जो है उसको ग्रेजुअली कम करें। सौ बातों की एक बात है ना आपको अल्ट्रा थिन फिगर होना चाहिए, ना अल्ट्रा स्लिम होना चाहिए, ना आपको ओबीज़ होना चाहिए, यानी कि आपको फैट भी नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी अप्रोच ये होती है कि आपका बैलेंस्ड जो है वो रहे आपकी फिजिक जो है, और इसमें ओवरवेट होने में थोड़ा सा 1-2 kg अगर बढ़ भी जाए उससे नहीं डरना चाहिए, बल्कि आई थिंक थोड़ा सा कम होने से डरना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ने के ज़्यादा नुकसान नहीं होते, थोड़ा सा कम होने के नुकसान आते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि आइडियल आपका वेट चलो यार, हेल्दी आइडियल वेट, एक हेल्दी अप्रोच होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड, बिकॉज इन ऑर्डर टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ यू नीड टू हैव बैलेंस्ड डाइट। बढ़ते हैं डॉक्टर कंदील की जानिब और इंटरनेशनल रिलेशन से बात हो रही है। वैसे भी वी लव टू टॉक ऑन रिलेशनशिप, तो चाहे वो अब इंटरनेशनल रिलेशन हो या आपस के हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, हम बहुत पसंद है बात करना अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रिलेशनशिप स्टेटस। लेट्स चेक इट आउट विद द नेक्स्ट लकी कॉल ऑफ टुडेस प्रोग्राम फर्स्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेज इरशाद इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मिसेज इरशाद इस्लामाबाद से बात कर रही हैं जी, कैसी हैं आप और क्या कहना चाहेंगी? जी मुझे थायराइड जिसको तो उसका मसला है, तो मुझे ना उसके लिए ना वेट बहुत ज्यादा जैसे हो रहा है ना, तो उसके बारे में पूछना था। थायराइड की वजह से आपका थायराइड की वजह से आपका वेट बहुत बड़ा है, इसलिए आप परेशान हैं। आपको थोड़ी देर में डॉक्टर सईदा भी से पूछ के बताएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी फ़िलहाल बढ़ते हैं डॉक्टर कंदील की जानिब और आपसे जानना चाहेंगे कि
ममालिक के अक़वाम के आपस में बाहमी ताल्लुकात, ये आपने पढ़े, आपके स्पेशलाइजेशन इस चीज़ पे। तो व्हेन इट कम्स टू रिलेशंस, तो आपने कैसा पाया, मतलब जब हम मुल्कों के आपस में ताल्लुकात की बात करते हैं तो उनको आपस में स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक अच्छी इमेज बिल्डिंग के लिए क्या चीज़ें दरकार होती हैं जब आप मुल्कों के आपस में रिलेशनशिप की बात करते हैं? देखिए, जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो यूजुअली स्कॉलर्स जब ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सोशल एनिमल है, तो सोशलाइजेशन के बगैर यानी रिलेशनशिप के बगैर इंसान की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। जब हिस्टोरिकली एंशिएंट पीरियड में हम देखते हैं तो इंडिविजुअल लाइफ एक शुरू हुई, लोग अकेले अकेले रहते थे, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक नीड्स थी जिसमें स्पेशली 3 मेन नीड्स बनती हैं: फूड, शेल्टर और सिक्योरिटी। इन 3 नीड्स की बेस पे जो इंडिविजुअल लाइफ थी दैट वाज चेंज इनटू फैमिली लाइफ और ग्रुप लाइफ, और उस ग्रुप को फिर आगे बढ़कर जब मज़ीद यही ज़रूरियात पूरी करना पड़ी तो वो एक ट्राइब की शक्ल बन गए, और ट्राइब से फिर बड़ी बड़ी एम्पायर्स ने जन्म लिया, और बड़ी बड़ी एम्पायर्स बनने के बाद इतनी बड़ी वो हो गई कि उनको कंट्रोल करना उनके रूलर्स के लिए मुश्किल हो गया। और उस यानी इतनी फैली हुई एम्पायर्स में हमने देखा कि फिर आपस में कन्फ्रंटेशन आई, जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे सेंटर के साथ और आपस में उनकी कन्फ्रंटेशन आई, जंगें शुरू हुई, और लॉन्ग वार्स 50-50 साल 100-100 साल जंगें रहती थी। उसके बाद दोबारा स्कॉलर्स बैठे और उन्होंने सोचा कि हाउ वी कैन मेंटेन पीस इन दिस वर्ल्ड, और इस बेस पे उन्होंने एक न्यू सिस्टम डेवलप किया। यूजुअली हम कहते हैं 1648 में कांग्रेस ऑफ वेस्टफेलिया के अंडर ये एक बैठ के सोचा गया और कहा गया कि नेशन स्टेट सिस्टम बनाया जाए। नेशन स्टेट सिस्टम से मुराद ये है कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु आर लिविंग इन ए सर्टेन टेरिटरी, तो उनकी अगर कॉमनैलिटीज़ हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, वो सिमिलैरिटीज़ ट्रेडिशनल भी हैं, लैंग्वेज की भी हैं, कल्चर की भी हैं, रिलीजियस भी हैं, जिस ग्रुप के अंदर ये सिमिलैरिटीज़ हैं उनको एक स्टेट बना दिया जाए, उनको एक टेरिटरी बना दिया जाए। अब जब ये स्टेट बनती हैं, इसको हमने नेशन स्टेट का नाम दे दिया, और मुख्तलिफ नेशन स्टेट्स जब बन गई तो उसके बाद जो मेन इशू था उनकी सोवरेनिटी था। सोवरेनिटी, वेरी सॉरी टू कट यू सर, अब सोवरेनिटी पे बात करेंगे और नेशन स्टेट्स पर। वी हैव अ कॉलर विद अस, देखते हैं कौन हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं बेनज़ीर बात कर रही हूँ चित्राल से। बेनज़ीर चित्राल से हमारे साथ हैं जी, कैसी हैं आप और क्या कहना चाहेंगी? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माय डियर, थैंक यू सो मच। जी मुझे डॉक्टर साहिबा से पूछनी है कि मेरे बाल बहुत गिरते हैं, मुझे किस किस्म की डाइट इस्तेमाल करनी है? अच्छा, आपके बाल गिरते हैं तो आप डाइट पूछ रही हैं कि कौन सी बेहतर होगी। चलिए ठीक है, आपको फुल ऑफ प्रोटीन डाइट जो है अभी आप डॉक्टर से डबे से पूछ के बताएंगे। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। 2 कॉलर्स हैं, आपकी जाने बढ़ेंगे, लेकिन अभी सोवरेनिटी बात को डॉक्टर कंदील की जाने बढ़ते हैं, कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह जब नेशन स्टेट्स बन गई तो उसमें इंटरनेशनल लॉ डेवलप हुआ, और उसमें यह कहा गया कि जब एक नेशन स्टेट डेवलप हो गई है, अब उसके इंटरनल अफेयर्स में भी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, और वो स्टेट्स दूसरों के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत नहीं करेंगी यानी इंटरफेयर नहीं करेंगी, लेकिन दे आर फ्री टू चूज़ देयर फ्रेंड्स एंड एनिमीज़। हर एक को अपने दोस्त और दुश्मन चुनने का खुद हक दे दिया गया। इस बेस पे फिर कंट्रीज़ ने आपस में ताल्लुकात बनाए, और बेस ये बनी कि एक दूसरे के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें हम अनवांटेड इंटरफेयर ना करें, और इस तरीके से एक रिलेशनशिप डेवलप हुए। और आज की जो दुनिया है, मैं समझता हूँ कि वो जो टेरिटरीज थी और बाउंड्रीज थी वो भी ख़त्म हो रही हैं। अब दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, और ग्लोबल विलेज में अब कोई बंदा यूरोप में रह रहा है या एशिया में रह रहा है या अफ्रीका में, वो एक सिंगल कल्चर के अंदर आते जा रहे हैं। एग्जैक्टली, और जो अनवांटेड इंटरफेरेंस की बात की जो कि नहीं होनी चाहिए, और ये जो अनवांटेड इंटरफेरेंस है जनाब, ये इसको मतलब अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ ममालिक के आपस में ताल्लुकात बल्कि लोगों के आपस में ताल्लुकात में भी। जिस हद तक आपका जिसकी ज़िंदगी पर या किसी मुल्क के ऊपर इख्तियार बनता है तो आप उसको इंटरफेयर करें, अदरवाइज़ ना करें। हम यही देखते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ अंडर डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती प्रेशर के थ्रू जो है या पावर के थ्रू जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, उनके आपस में रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। इस पर डॉक्टर कंदील से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन हमारे वो कॉलर्स जो बेताब बैठे हैं कि कब हम डॉक्टर से की जानिब बढ़ेंगे। सईदा हबीबा की जानिब जब आप पहली कॉलर थी और वो मतलब उनकी पहले शिकायत थी कि ओवर वेट वो हो रही है, प्रॉब्लम था साथ। हाँ, एक तो ये कि जब भी हाइपोथायराइडिज्म होगा तो वेट जो है वो ज़्यादा उसमें हो जाता है, थायराइड की वजह से वेट ज़्यादा होगा। तो उनको एक तो ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें। ठीक, अगर वो इसका ट्रीटमेंट साथ में नहीं लेंगी तो फिर वेट इनका कम नहीं होगा।
तो इनको साथ में मेडिसिन लेनी है। और इसके अलावा डाइट में जो है ये ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। इनको कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी है। थायराइड के जो प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं जो इनको नहीं लेनी चाहिए, वो थायराइड के प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर देती हैं, जिसमें कि मूली है, सरसों का साग है, शलजम है और बंद गोभी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अपनी डाइट से इनको अवॉइड करें और बाकी चीज़ें जो हैं ज़्यादा बेशक वेजिटेबल्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर इंक्लूड करें। डेयरी प्रोडक्ट्स जो ये यूज़ करें तो उनको स्किम फॉर्म में यूज़ करें, रेगुलर यूज़ नहीं करें। और इसके अलावा वही है कि एक खाना जो है, डिनर जो है उसको बहुत लाइट लें। कोशिश करें कि जस्ट फ्रूट सैलड ले लें या वेजिटेबल सैलड ले लें। ठीक है, फ्रूट सैलड, वेजिटेबल सैलड, यानी कि हेल्दी डाइट जो है वो रखिएगा। दूसरे कॉलर थी वो हमारे साथ, और अभी रिसेंट कॉलर जो थी वो उनके बाल गिरे बाल गिरने का तो मतलब एक तो उनको अपना ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए कि आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो ब्लड सीपी करवा लें। अगर तो आयरन डेफिशिएंसी है तो साथ में आयरन सप्लीमेंट्स जो हैं वो लें। इसके अलावा जो है उनको बिल्कुल प्रोटीन्स वाली डाइट भी लेनी चाहिए और जिंक वाली भी। तो जैसे कि मीट वगैरह लेंगे, अक्सर जो प्रोटीन डाइट है उसमें जिंक पाया ही जाता है, जैसे मीट है या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, योगर्ट का इस्तेमाल करें। नट्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं और आजकल के मौसम में जैसे अनार आया हुआ है वो बहुत अच्छा है इनके लिए, वो इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बालों की सफाई का भी ख्याल रखा जाए, उनको अच्छे तरीके से वॉश किया जाए। अगर अच्छा शैम्पू यूज़ किया जाए माइल्ड, और शैम्पू जो है वो अच्छे तरीके से बालों से निकाला भी जाए, अच्छा इस्तेमाल भी करें, अच्छे तरीके से निकाला भी जाए। रिच प्रोटीन एंड जिंक डाइट इस्तेमाल की जाए। जरा मछली भी ज़्यादा खाएं, दूध का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें, बिकॉज देर ऑल रिच प्रोटीन रिच डाइट। तो ये खाने से आपके बाल जो है वो काम गिरेंगे। मज़ीद कुछ आपने जाना डॉक्टर सईदा बीबा से भी, तो वो भी आप जान सकते हैं। हमारे आज के टॉपिक डाइट एंड योर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, उस पर रिलेशनशिप पे बात करना चाहिए या बात करना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस पे डॉक्टर कंदील से। सो यू आर मच मोर देन वेलकम। डायल करेंगे नंबर 0518466606। बात हो रही थी जनाब ममालिक के आपस में रिलेशंस के हवाले से कि क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। तो पर्टिकुलर डूज एंड डोंट्स से बात करना चाहिए। एक तो आपने कहा अनवांटेड इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो बाकी क्या चीज़ें जो होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। कॉलर एक हमारे साथ पे रहें, अटेंड करने के बाद आपकी जानी बढ़ेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हमारे साथ हैं? हेलो जी, कौन हमारे साथ हैं? आप सोच सोच के ना बोलें, एक अच्छा सा एनर्जी बूस्टर नाश्ता करके कॉल क्या करें। बस बैठते हैं डॉक्टर कंदील के जाने पर, क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं? देखिए, अब जैसा मैं पहले कह रहा था कि इस वक्त तो ग्लोबलाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कि जिसमें एक इंटरनेशनल कल्चर डेवलप हो रहा है। अब इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में दुनिया की मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस हैं और इन सिविलाइजेशन में एक फ़ाइट है एक लिहाज से, और जो पॉपुलर सिविलाइजेशन होगी ह्यूमन बीइंग को अट्रैक्ट करेगी वो डोमिनेट करेगी। इसमें बाज़-औक़ात ये कंसेप्शन पाई जाती है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न कल्चर को इम्पोज़ किया जा रहा है बाकी दुनिया के ऊपर, और ये इसको ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया जा रहा है। बाज़-औक़ात ये भी माना जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो ग्लोबलाइजेशन को डिफ़ाइन किया जाता है वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़। अगर दुनिया के किसी एक मुल्क में कोई नई चीज़ ईजाद हुई है तो उससे फैसिलिटेट होना चाहिए पूरी दुनिया को। यानी एक पुराना ज़माना था जब लोग ओपन हार्ट सर्जरी करानी है या कोई डिज़ीज़ है उसके लिए इलाज कराना है तो दूसरे मुल्कों में भेजना पड़ता था, लेकिन आज इंटरनेट पे बैठ के या इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं कि सर्जन आ सकते हैं, पेशेंट जा सकते हैं। वो फैसिलिटीज़, वो एजुकेशन हर मुल्क के अंदर आनी चाहिए, फैसिलिटीज़ आनी चाहिए, यानी ग्लोबलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़ होना चाहिए। इस बेस पे मैं समझता हूँ कि जो रिलेशनशिप है वो बहुत क्लोज़ हो गई है, लोग एक दूसरे के नज़दीक हो गए हैं, और इसमें जो रुकावटें हैं वो आम तौर पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होती हैं। जहाँ पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आता है तो कोशिश ये की जानी चाहिए ऐसा क्लैश ना आने पाए। क्लैशेस तो देखें गवर्नमेंट सेक्टर पे अलग होता है, लेकिन लोगों के आपस में लाइक जिस सोशल नेटवर्किंग है हमारी, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को आपस में जो कनेक्ट कर रही है। तो जो इंटर कनेक्टेड सोशल नेटवर्किंग की एक चीज़ है, मतलब इससे ना सिर्फ एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करने में, एक दूसरे की सकाफत को, रवायत को जानने में बहुत, और एजुकेशनल साइड पर देखिए जो स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, सो ये बहुत मुआविन साबित होते हैं कल्चर्स को, रिश्तों का आपस में जोड़ने के। इस तरह के और कुछ एस्पेक्ट्स पर रोशनी डालिएगा जिससे हमारी कंट्रीज़ जो है डिफरेंट लाइक यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है आपस में को रिलेट करती है। इसमें मज़ीद बात करेंगे, लेकिन देखते हैं इस पर कॉलर कौन हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो सलाम जी। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं बीना बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी बीना, क्या कहना जी। चाहेंगी? हाँ जी, मैंने ना ये न्यूट्रिशन से डॉक्टर से बात करनी है जी कीजिएगा कि जो प्लीज, सुन रही हूँ। हाँ जी, एक तो ये जो ईद के बाद पेट में दर्द बहुत ज्यादा रह रहा है, इसके लिए बताएं कुछ। किसके लिए गैस बताएं? पेट। दोबारा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, ये ईद के बाद जो है ना गोश्त वगैरह खाने से पेट में दर्द और गैस रह रही है, कब्ज और कॉन्स्टिपेशन हो रही है, इसके लिए कुछ बता। तो मैं हाँ ये जी, और कम एक मैंने खाना था पूछना ना था। गोश्त। हाँ जी, नहीं कम ही खाया था, वो यहाँ का मौसम ही इस तरह का है ना, तो इस तरह हो गया। और दूसरी बात ये मैंने पूछी, थायराइड एक हाइपोथायराइड क्या होता है? मेरा ना बढ़ा हुआ था, लेकिन अब तो ठीक हो गया, लेकिन मैं दवाई ले रही हूँ, इसके लिए सारी में दवाई लेनी पड़ती है। और अच्छा। इसमें जो इन्होंने जरा रजाएं बताई था मुझे ज्यादा है, अब पहले ज्यादा था 7.3 था, अब सही हो गया। तो मुझे भी परहेज करना चाहिए कि क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए और जो लेनी चाहिए वो बता दें जरा। चलिए जी, आपके इतने सारे सवालात, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सबसे पहले मेरा ख्याल है डॉक्टर कंदील की जानिब बढ़ने से पहले डॉक्टर सईदा बीबर से पूछ लें, क्योंकि फिर इससे पहले कि भूल जाए हम इनके इतने सारे सवालात। सबसे पहले थायराइड और हाइपोथायराइड में फ़र्क इनको बता दीजिए। देखिए, थायराइड तो एक ग्लैंड है जो कि उसको पाया जाता है। हम हाइपोथायराइडिज्म जब कहते हैं तो ये एक बीमारी है, और उसमें क्या होता है कि इसकी जो थायराइड हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाती है, और ऐसे लोग जो हैं ये वेट को गेन करना शुरू कर देते हैं। इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि इनको अक्सर मेडिसिन दी जाती है, थायरॉक्सिन दिया जाता है, और जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। और इनको इनकी रिपोर्ट्स देखते हुए फिजिशियन जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं, उन्होंने किया होगा कि कितने अरसे तक इनको मेडिसिन लेनी है। यूजुअली कुछ लोगों को लेनी पड़ती हैं लाइफ लॉन्ग। और दूसरा ये है कि जो डाइट की एहतियात है वो इनको करनी चाहिए, जो कि मैंने पहले मेंशन किया कि मूली एक इनको नहीं लेनी चाहिए, सरसों का साग, पालक और इसके शलजम और बंद गोभी, ये चीज़ें इनको जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। ये थायराइड के अच्छा। प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर देती हैं। बाकी इनका एक और प्रॉब्लम था कॉन्स्टिपेशन का शायद। जी जी, तो गोश्त खाने से कुछ पेट की प्रॉब्लम्स इनको हो जी गई। जी बिल्कुल, उसके लिए तो ये है कि ये अब जैसे अगर गोश्त बनाएं तो बेहतर है कि उसको सब्जियों में मिक्स करके बनाएं, जैसे हमने Very पहले true, भी very मेंशन nice, किया। हाँ। लेकिन अब यह है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मोबिलिटी रखें, और इसके अलावा जो है वो फाइबर वाली चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करें। अब फाइबर वाली चीज़ों में अगर कोई इनको वेजिटेबल्स भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, और इसबगोल दही के ऊपर डाल के ले सकती हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि इसबगोल जो है वो दही के ऊपर डाल के ले लें, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने इससे का। बोल जो है जनाब वो दही के साथ लेंगे तो काफ़ी पेट की प्रॉब्लम्स जो हैं उससे आप बच जाएंगे। वैसे जनाब इस वक्त भी लाइन पर हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अस्मा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी अस्मा, क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है। मुझे पीसीओएस का मसला है, तो इसमें मेरा वेट बहुत ज्यादा है, तो वो क्या डाइट सजेस्ट करेंगी कि जिससे मसला मतलब समझाया वेट आपको? कंट्रोल। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। हाँ ओके फाइन, चलिए आपको पूछ के बताते हैं अभी थोड़ी देर में। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। डॉक्टर साहब जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, इसके लिए तो ये है कि गायनोकोलॉजिस्ट के पास इनको जाना होगा, और वो ये मेडिसिन इनको देंगी, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो हैं वो इनको जो है उसका इशू जो है वो काफ़ी रिजॉल्व हो सकता है। मेडिसिन इसमें इंपॉर्टेंट है, और उसमें उसकी वजह से वेट गेन होता है। उसमें यही है कि ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खाएं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा अगेन करें। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बारहा आपको रिकमेंड किया जा रहा है जनाब कि गोश्त भी बनाए तो उनमें सब्जी मिक्स करके बनाए। गोश्त सब्जी का वैसे भी कम्बिनेशन ना सिर्फ बहुत मज़ेदार बल्कि बहुत ग़िज़ाइयत का हामिल होता है। न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब जल्दी से बढ़ते हैं अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस की जानिब, डॉक्टर कंदील की जानिब, और हमको डूज एंड डोंट्स की बात कर रहे थे कि क्या कौन से ऐसे डूज होते हैं जो कि आपस में रिश्तों को इस्तवार करते हैं आलमी सतह पर, यानी कि डिफरेंट ममालिक में, कौन से डोंट्स होते हैं जिनकी वजह से नहीं करने चाहिए, ताल्लुकात ख़राब होते हैं। देखिए, इस वक्त एक आम ट्रेंड ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और रीजनल पॉलिटिक्स में भी कि स्टेट लेवल पे रिलेशंस में प्रॉब्लम्स ज़रूर आते हैं, और टेंशन्स होती हैं, कन्फ्रंटेशंस होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वो स्टेट लेवल रिलेशनशिप में होते हैं। लेकिन पीपल टू पीपल रिलेशंस हमने देखा है कि दो मुल्कों की आपस में दुश्मनी भी होती है, आपस में जंगें भी होती हैं, लेकिन पीपल टू पीपल रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, रहते हैं। ये जैसे मिसाल के तौर पे बाज़-औक़ात हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो हैं वो आपस में उनकी एफिलिएशंस हैं, एक कॉमन हिस्ट्री भी रही है, और आपस में बड़े अच्छे रिलेशंस होते हैं उनके।
लेकिन हो सकता है स्टेट लेवल पे इसमें कॉन्फ्रंटेशंस आती रहे हमारे दरमियान, या एट टाइम स्टेट लेवल पर भी कुछ हो जाता है, मतलब पॉजिटिव साइन सिंबल्स निकलते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो आपस में एग्जैक्टली बिसाइड्स दोस ग्रुप्स ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो फ्रेंडली ही है। जी बिल्कुल। यानी कहने का असल मकसद ये है कि जो दुनिया भर के इंसान हैं वो उनके अगर मुमकिन है कल्चर डिफरेंट हो, एथनिक उनकी जो आइडेंटिटी वो डिफरेंट हो, रिलीजियस आइडेंटिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सारे ह्यूमन बीइंग हैं और एज अ ह्यूमन बीइंग उनको वो जो बहुत सी कॉमन वैल्यूज़ आपस में शेयर करते हैं, इस बेस पे उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं। लेकिन जो इससे पहले हम क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो होता है पीपल टू पीपल रिलेशंस में बहुत कम नज़र आता है, कभी हमें नज़र भी नहीं आता है, लेकिन जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है वो हमें स्टेट लेवल पे रिलेशनशिप में नज़र आता है। जी सर, स्टेट लेवल रिलेशनशिप पे मजीद बात करेंगे। इस वक्त देखते हैं लाइन पर कॉलर कौन हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बहुत शुक्रिया। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ख्याल बादशाह मलेशिया से बोल रहा हूँ। ख्याल बादशाह साहब, कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद कॉल किया आपने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिनों के बाद कॉल मिली आपको। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मेरे ये चेहरा में इसके काले काले दाग पड़ते हैं, जैसे हम पश्तो जबान में उसको तेसरे बोलते हैं। चेहरे पर दाग हैं? हाँ, वो काला काला दाग जो होता है ना, वो हल्का हल्का वो निकल आता है। अच्छा, उसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए अभी आपको थोड़ी देर में पूछ के बताते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ख्याल बादशाह हमारे साथ हैं, इनके सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ से मेरा प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। कहते हैं आपको एक बार फिर से सच सवेरा के प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम, सच सवेरा टीम के हमरा। जनाब लास्ट हाफ एन आवर अगेन एक बार फिर से बहुत सारी डिस्कशन आपके साथ करनी अभी बाकी है। लाइव फोन कॉल्स के थ्रू भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 0518466606 पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092। बात हो रही है जनाब डाइट और आपके बिहेवियर पे, आपके एटीट्यूड पे, आपकी साइकोलॉजी पे। क्या खाएंगे तो कैसे बिहेव करेंगे और कैसे बिहेव करते हैं तो कैसे खाते हैं आप? जनाब जी बिल्कुल, आपकी डाइट और आपकी साइकोलॉजी का आपस में कितना खूबसूरत रिलेशन है, कितना सॉरी टू से अगर खूबसूरत नहीं भी है तो वो क्यों बुरा है, कॉजेज़ क्या होंगी और रिकमेंडेशन सजेशंस क्या होंगी, जानने के लिए कॉल भी कर सकते हैं। और न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सईदा हबीबा, इनसे बात हो रही है। डॉक्टर सईदा हबीबा से हमने पहले थिनर बॉडी के कुछ नुकसानात पे, डिसएडवांटेजेस पे बात की, अब फैटी लिवर से बात हो रही है। उनके साथ तशरीफ फरमाए डॉक्टर सैयद कंदील अब्बास, असिस्टेंट प्रोफेसर है स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। PhD इंटरनेशनल रिलेशंस में ईरान से है सर की। बात करेंगे जनाब डॉक्टर सईदा हबीबा से। पहले कुछ फैटी लिवर्स के हवाले से हमने पहले पूछे क्या होते हैं और इनकी कॉजेज़ क्या होती हैं, अब जानेंगे इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाए। ट्रीटमेंट के लिए देखा जाएगा अगेन इसकी काज को, कि अगर तो ओबीज़ लोगों में है तो उनको अपना वेट ग्रेजुअली कम करना है। अगर मेल नोरिश्ड हैं और ख़ासतौर पे प्रोटीन डेफिशिएंसी पाई जाती है तो उनको जो है मेन इनका जो ट्रीटमेंट है यही है कि उनको हाई प्रोटीन डाइट जो है वो जो फैटी लीवर है उसको काफ़ी हेल्प करती है और काफ़ी हद तक ये रिकवर हो जाता है। इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि फ़ैटी लीवर को अर्ली स्टेजेस में जो है वो ट्रीट किया जाए, अगर एक्सरसाइज की जाए, डाइट से कंट्रोल किया जाए तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। बट अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो फिर कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और फिर क्या होता है कि जो लीवर जो है ये टॉक्सिन्स को फ़िल्टर करता है, लेकिन जब लीवर का अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा तो टॉक्सिन्स जो हैं वो उसको फ़िल्टर नहीं कर पाएगा और वो ब्रेन तक पहुँचने लगते हैं। जब वो ब्रेन तक पहुँचते हैं तो फिर अगेन जो है वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स यानी सोना मुश्किल हो जाता है, ऐसे लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और ब्रेन जो है उसको डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो मेडिसिन भी दी जाती हैं इसके ट्रीटमेंट में, डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज है। जनाब स्टेज पर डिपेंड करके उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप अर्ली स्टेज पर ही है तो आप इसकी कुछ इसके लिए सदबाब करें वरना मामला बिगड़ सकता है। एनीवेज ये बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे करने के लिए बैठते हैं डॉक्टर कंदील की जाने पर। डॉक्टर कंदील आपसे कुछ डूज एंड डोंट्स की बात हुई, अब हम लोग ये देखेंगे जनाब कि क्यों कॉल हमारे साथ आगे, कॉलर के बाद आपसे क्वेश्चन करेंगे। सॉरी टू कट यू, देखते हैं लाइन पर कॉल हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से फौजिया बोल रही हूँ। जी फौजिया, क्या कहना चाहेंगी? मेरा वजन तो नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन मेरा पेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और मेरा रंग भी बहुत वजन काला आपका सा नहीं है, हुआ मगर क्या कहा आपने? पेट बढ़ा हुआ है। अच्छा, वजन नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम है आपको? पेट बढ़ा हुआ है। खुराक तो मैं ठीक लेती हूँ, मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। जी बिल्कुल, आप बहुत शुक्रिया कॉल करने का। भी आपको बताते हैं डॉक्टर सईदा से पूछ के, लेकिन इस वक्त डॉक्टर कंदील की जाने बढ़ेंगे। जनाब डूज एंड डोंट्स की बात हो रही थी इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, इसको पहले मज़ीद बढ़ाइए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी। जी देखिए, यहाँ पे बात हमने की है कि स्टेट लेवल पे अगर कन्फ्रंटेशन है तो इसका इम्पेक्ट पीपल टू पीपल रिलेशंस पर नहीं आना चाहिए और इसको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए स्टेट्स की तरफ से कि पीपल टू पीपल रिलेशन डेवलप हो सके, मज़ीद आगे बढ़ सके। इसके अलावा ख़ुद एक नेशन स्टेट के अंदर जो सोसाइटी होती है, ख़ुद उसके अंदर भी अब बहुत सी कन्फ्रंटेशंस हैं। स्पेशली हम एक तरफ तो हम देखते हैं कि दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यानी यूरोपीय यूनियन में आप देखें तो बाउंड्रीज ख़त्म हो रही हैं, वहाँ की करेंसी एक हो गई है, वहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं है एक से मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए, कल्चर एक है, मीडिया एक होता जा रहा है, एक कॉमन पार्लियामेंट उन्होंने बना ली है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ न्यू प्रोविंसेस की डिमांड आ रही है, न्यू आइडेंटिटीज़ की बात आ रही है। तो ये इसको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है कि एक सोशल सेटअप के अंदर ऐसी कोहेरेंस पैदा की जाए और ऐसा जो कंप्लेंट्स हैं अगर किसी एरिया से आती हैं तो उसको इस तरीके से ऑफिशियली एड्रेस किया जाए कि लोगों के अंदर वो एक सेंस ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट ही ना हो सके। यानी अगर हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो बीइंग अ पाकिस्तानी सोचें बजाय इसके कि हम एक बलोच, सिंधी, पंजाबी या एक पठान की हैसियत से सोचते हैं। इससे हटकर एक पाकिस्तान की नेशनलिज्म को डेवलप करने की ज़रूरत है और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑफिशियल लेवल पे भी और नॉन ऑफिशियल यानी स्टेट और नॉन स्टेट लेवल पे जो आम लोगों की मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए और बैलेंस तरीके से एड्रेस किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि कहीं तो मुल्कों की सरहदें जो बाउंड्रीज खत्म हो रही है, हमारे अपने मुल्क के अंदर इतने इंतशार की सी कैफियत हो रही है क्योंकि हमारे अंदर नेशनलिज्म की, जिसे कहते हैं ना कौमी यकजहती, उसकी कमी पाई जाती है। तो अगर हमने अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करना है, हम कहाँ बात करेंगे कि एशिया में वीज़ा पॉलिसीज़ क्यों इतनी रिलैक्सेशन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो हम लोग अपने ही मुल्क के अंदर इतने इंतशार का शिकार हैं। हम लोग जो प्रोविंसेस की तरफ, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया। सीरियसली पीपल की एक लम्हा फ़िक्रिया, एक अलमिया है कि हम लोग जो है बाकी ममालिक के साथ कैसे खूबसूरत ताल्लुकात इस्तवार करेंगे जब हमारे आपस के ताल्लुकात हैं वही ठीक नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब कि आप ख़ुद को जो है अपने प्रोविंसेस के दरमियान, आपस में अपनी कम्युनिटीज़ के दरमियान जो है अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे, तभी तो हम इंटरनेशनल लेवल पर बात कर सकेंगे। दुनिया चाँद पर पहुँच गए, हम हमारे आपस के अपने मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं कि इतने फ़िरक़ों में, इतने तज़ादात में जो हम बटे हुए हैं। इस हवाले से प्लीज़ अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ रिकमेंडेशन, सजेशंस हैं, सो यू आर मच मोर देन वेलकम टू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यूज़ विद अस। लेट्स चेक इट आउट। नेक्स्ट कॉलर कौन है और क्या कहना चाहेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सुंदस बात कर रही हूँ। जी, आप सुंदस बात कर रही हैं? जी, मैं सुंदस बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं भी सुंदस बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है। हमारी फैमिली भी कॉल का मतलब कि मैं पहली लड़की हूँ जो कॉल कर रही हूँ आपके प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। और भी बहुत से प्रोग्राम है, ARY डिजिटल, मतलब कि और भी बहुत से प्रोग्राम। अच्छा जी, खुश आमदीद कहेंगे, वार्मली वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। मैंने अपनी स्किन के बारे में पूछना था। मेरी स्किन के ऊपर दाने हैं और दाग हैं छोटे छोटे। हाँ, तो दाने और दाग से बचने के लिए कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए, ये जानना चाहती हैं आप? नहीं, मैं आप वो भी पूछना चाहती हूँ अपनी स्किन के बारे में, उनको मैं ख़त्म किस तरह करूँ ये भी पूछना चाहती हूँ। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुंदस। बढ़ते हैं डॉक्टर सईदा हबीबा की जानिब। और 2 कॉलर्स थे, पहले साहब ने कहा था चेहरे पर दाग धब्बे हैं और दूसरी कॉलर भी थी, उन्हीं के भी सेम प्रॉब्लम्स थे। इनके लिए क्या रिकमेंडेड डाइट्स होंगी? अच्छा, एक तो ऐसा है कि एक्नी की वजह से जो स्पॉट्स होते हैं, तो एक तो एक्नी जो है ये हार्मोनल है और ये टीन्स में हो जाती है और ग्रेजुअली रिजॉल्व हो जाती है। बट अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और वो आपको मेडिसिन भी रेकमेंड कर सकते हैं, उससे ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। डाइट में ये है कि उनको मीठी चीज़ें और तली हुई चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए और ऐसी डाइट इंक्लूड करें जो विटामिन सी में हाई हो, जो उससे स्किन लाइटनिंग होगी। जैसे कि ग्रेप्स आजकल सीज़न में है, वो बहुत अच्छा है, उनका इस्तेमाल कर लें। और जो भी जैसे अभी आगे ऑरेंजेस वगैरह आएंगे, उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें। अनार भी बहुत अच्छी हैं और चुकंदर बहुत अच्छी है ऐसे लोगों के लिए। बाकी ये कि पानी का इस्तेमाल इनको काफ़ी ज़्यादा करना चाहिए
और एंटी एक्नी फेस वॉश आते हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक, एक्नी फेस वॉशेस का इस्तेमाल करें, पानी का लिक्विड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और डाइट पे जो है वो फुली फोकस्ड रहें, बिकॉज डाइट से ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गली रिलेट करते हैं अदर देन हार्मोनल प्रॉब्लम्स। वेल जनाब, मज़ीद इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करने के लिए बढ़ते हैं डॉक्टर कंदील की जानिब। कुछ आपने डूज एंड डोंट्स जाने और अब कुछ जानेंगे इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सब्जेक्ट अगर हम उसको लें तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में हमारे मुल्क में कितना स्कोप इसको हासिल है, कितनी इंपॉर्टेंस एज अ सब्जेक्ट इसको हासिल है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, ओवरऑल तो ये है कि पाकिस्तान में जो ट्रेडिशनल ट्रेंड रहा है वो नेचुरल साइंसेस की तरफ रहा है। और यूजुअली माएँ अपने बच्चों को जब प्यार करती थी वो कहती थी मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा। यानी सोशल साइंसेस जो हैं या सोशल नॉलेज है इसकी तरफ रुझान बहुत कम था। और बाज़-औक़ात ये समझा जाता था कि जो नालायक बच्चे हैं वो FA करेंगे या BA करेंगे, जो लायक बच्चे हैं वो FSC या BSc करेंगे। ये एक ट्रेडिशनल ट्रेंड था, लेकिन लकीली अब काफ़ी कम हो गया जी है। बिल्कुल। अब इंटरनेशनली चूँकि चेंज एक बहुत बड़ी चेंज आई है और उस चेंज की रीज़न ये है कि एक सेचुरेशन हुई है। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर्स इतने हो गए हैं कि अब उनके लिए जॉब क्रिएट करना मुश्किल हो गया गवर्नमेंट के लिए, इंजीनियर्स में भी ऐसे। लेकिन दूसरी तरफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट हुई हैं, सोशल साइंटिस्ट वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें या कोई भी और सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो उनको अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। और स्पेशली जब लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुआ है और लोगों की अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई है और उसमें मीडिया ने एक बेसिक रोल प्ले किया है, उसके बाद लोगों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आया डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तरफ। IR वैसे तो एक नया सब्जेक्ट काउंट किया जाता है, इसलिए कि बेसिकली पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट था जिससे आगे बहुत से सब्जेक्ट्स और निकले, उसमें से एक इंटरनेशनल रिलेशंस था। लेकिन अब इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी कई ब्रांचेस आगे बढ़ गई हैं। एरिया स्टडीज़ में आके हर एरिया को हम एशियन स्टडीज़ को अलग से पढ़ते हैं, अफ्रीकन स्टडीज़ को, यूरोपियन स्टडीज़ को अलग से पढ़ना है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, सिक्योरिटी स्टडीज़, इस तरह बहुत से और एरियाज़ बन गए हैं। इसलिए इसकी तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान आया है। और जो करंट जनरेशन है इसमें हमने देखा कि लोग जो CSS करना चाह रहे हैं, यंग लोग, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं सब्जेक्ट की तरफ। और यूजुअली जो लोग इस सब्जेक्ट में आते हैं तो वो क्वालिफाई भी बहुत जल्दी कर जाते हैं, CSS कर भी जाते हैं। लेकिन एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा प्रेशर IR के ऊपर होता है, इसलिए कि ये एक मॉडर्न और लाइवली एक सब्जेक्ट काउंट होता है। लाइवली इज द वर्ड, सीरियसली। हाँ जी। सो आपके ख्याल में इतना लाइवली भी है और इतना मतलब इसकी इंपॉर्टेंस से किसी सूरत भी इनकार मुमकिन नहीं है, तो हमारे मुल्क में भी क्या एज अ सब्जेक्ट इतना सीरियस लिया जा रहा है या नहीं, या अभी कुछ टाइम है इसको सीरियस? देखिए, सीरियस पिछले कुछ 5-10 सालों में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसलिए कि IR के अंदर हमें PhDs नहीं मिल रहे थे। लोगों का पहले तो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम PhD होती थी, हो ही नहीं रही थी। लोग फॉरेन में जाते थे, वहाँ से PhD करके वापस आते तो किसी एक यूनिवर्सिटी को ये एक चांस मिलता था कि उसके पास PhD टीचर है। लेकिन अब ग्रेजुअली लोग बाहर से PhD करके जब वापस आए हैं और फिर लोकल लेवल पे भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने PhD प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, उस वजह से जो PhD प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वजह से एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है इस सब्जेक्ट के लिए। और फिर रिसर्च के फील्ड में भी लोग गए हैं। रिसर्च और टीचिंग को जब कंबाइन किया जाता है तो फिर किसी सब्जेक्ट की डेवलपमेंट होती है। और पाकिस्तान लकीली अभी कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स गॉड। जब भी कभी कोई ऐसी नवीद सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है। मतलब स्पेशली एजुकेशनल सेटअप में, एजुकेशन वाइज सिस्टम में। वेल, आपने कहा कि माशाल्लाह गुज़श्ता 5-10 सालों में इंटरनेशनल रिलेशंस को काफ़ी इंपॉर्टेंस हासिल है। तो स्कोप की जब बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यही ट्रेंड है जब किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट किया जाता है, चूँकि ये वो सब्जेक्ट है जो कि मर्द हज़रात लड़के ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, तो वो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो आपके ख्याल में अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाए या उसके अलावा एक्सपोजर के लिए भी, सो कितना मुआवनत रखेगा, कितना मुआवन साबित होगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पहले भी मैंने कहा कि कैरियर प्लानिंग नहीं होती है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। यानी स्कूल लेवल से गाइडलाइन मिलनी चाहिए एक स्टूडेंट को कि वो अपना कैरियर अगर एज ए इंजीनियर आगे बढ़ाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है या जो भी करना चाहता है, वो कैसे अपने आप को आगे उसकी ग्रूमिंग कैसे हो सकती है। लेकिन जहाँ तक स्कोप की बात है IR के लिए, देखिए दुनिया में हर जगह पे जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं,
अब चूंकि फॉरेन रिलेशंस बने हैं तो हर डिपार्टमेंट के अंदर हमें उसका एक इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट नज़र आता है। यानी आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होगी या मिनिस्ट्री ऑफ फूड होगी, उनका एक डोमेस्टिक एस्पेक्ट तो होता ही है, लेकिन उसका एक अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जिसको इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, यानी जो एक्सटर्नल इश्यूज़ को डील करता है। ये इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट जो है डायरेक्टली लिंक करता है इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के साथ। तो यानी पाकिस्तान की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के अंदर मोस्टली ये एक डिपार्टमेंट मौजूद होता है। और आईआर पढ़ने वाले लोगों को सबसे पहले वो ढूंढते हैं कि अगर मिल सकें तो उनको इंडक्ट करें वहाँ पे। nice. और अगर ये एक लेवल है, दूसरा टीचिंग लेवल पे मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त नीड है कि एमफिल और पीएचडी, स्पेशली पीएचडी करके लोग आएँ, वो उनको अट्रैक्ट करने, वो इंडक्ट करने के लिए तैयार हैं। और इस टीचिंग के साथ साथ फिर पाकिस्तान में जो एक अब न्यूज़ चैनल्स आए हैं और इसमें एक रिसर्च का डिपार्टमेंट भी साथ खुल गया, और उसमें आईआर या पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ के आते हैं मेरा ख्याल उनको प्रेफरेंस दी जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ एक बहुत वास्ट एरिया है जिसमें स्टूडेंट्स आके और मीडिया के भरमार के तवस्सुक से जनाब मैं यही कहना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन स्टडीज़ और पोल साइंस का कम्बिनेशन जो है वो एटलीस्ट मीडिया में तो ऐसे लोगों को बहुत अहमियत हासिल है, और उनको आप स्कोप के हवाले से कभी भी ना घबराइए व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिंग दिस सब्जेक्ट, व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। सो बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट्स पर रोशनी डाली, बहुत शुक्रिया कंदी सर आपका। आपसे मजीद बात करेंगे। इस वक्त बढ़ते हैं डॉक्टर सईदा हबीबा के जानिब, जिनसे बात हो रही है आज के हमारे टॉपिक के हवाले से फैटी लिवर्स पे बात हो रही है। कुछ आपने जाना कि फैटी लिवर्स क्या होते हैं, आप कुछ रिकमेंडेड डाइट्स बताइएगा। कॉजेज़ पे पहले आपने बात की, अब कौन सी रिकमेंडेड डाइट्स हैं जिनको लेने से जो है इससे बचा जा सकता है? फैटी लीवर के पेशेंट्स जो उनके लिए हाई प्रोटीन डाइट जो है वो रेकमेंड की जाती है, उससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इनको अब हाई प्रोटीन डाइट में मीट आ जाता है, चिकन आ जाता है, पोल्ट्री, और इसके अलावा अंडे आ जाते हैं, मिल्क आ जाता है, और दालें भी आ जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स अगर हाई प्रोटीन डाइट, ख़ासतौर पे अगर शुरू में ही इनका जो प्रॉब्लम है वो डायग्नोज हो जाता है, तो ये डाइट और एक्सरसाइज से जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। और इनको एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है वो ज़रूर करनी चाहिए दिन में, ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इनको फैटी चीज़ें जो है लाइक जो ऑयल वाली चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें, फ्राइड स्टफ़ जो है उसको अवॉइड करना चाहिए इनको, वो इनके लिए अच्छा नहीं है। और मेल न्यूट्रिशन जो है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। ज़रा मोस्टली प्रॉब्लम्स का जो आप मतलब बता रही हैं क्या बचा जाए, वो तकरीबन जो है वो सिमिलर ही है कि उससे फ़ैट से बचा जाए, मच फैट से, ऑयली प्रोडक्ट से बचा जाए, और बेकरी आइटम से बचा जाए। बिल्कुल। और ऐसे पेशेंट्स जो वो हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें। हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें। तो ज़रा ये तो कुछ हो गई मतलब तदबीर कि किस तरह से हमें बचा जाए फैटी लीवर, स्पेशली जो पेशेंट हैं उनको कैसे बचा जाए। ऑलमोस्ट जनाब हमने कोशिश की है मैक्सिमम कवर करने की फैटी लीवर्स के हवाले से, थिनर बॉडी डिसएडवांटेजेस के हवाले से, और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से। तो टाइम बहुत कम था, हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमने 1 घंटे में कुछ भी कवर किया है। सो सर को आपको दोबारा प्रोग्राम में कभी इन्वाइट करेंगे, इंशाल्लाह फिर डिटेल से कॉल आपसे बात करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। तो जाने से पहले अपने मौजूद गेस्ट से जनाब जानना चाहेंगे कि लास्ट व्यूअर्स के तौर पर डॉक्टर सईदा हबीबा आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज करने करेंगी? असनस मैं आज के दिन की लिहाज से कहूँगी कि आयोडीन जो है उसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, और बहुत इजी वे है कि वो आयोडाइज साल्ट का इस्तेमाल शुरू कर दें। ठीक हो गया है जनाब। आयोडीन की कमी से ज़्यादा से ज़्यादा बचा जाए, क्योंकि आज आलमी दिन भी मनाया जा रहा है आयोडीन की कमी के हवाले से। थैंक्स फॉर सच नाइस मैसेज। बढ़ेंगे डॉक्टर कंदील की जानिब। डॉक्टर साहब आपके मैसेज करने कहना चाहेंगे? वेरी शॉर्टली मैं ये कहूँगा कि देखें, वो सोशल रिलेशंस हों या इंटरनेशनल रिलेशंस हों, इसमें टॉलरेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा इंटीरियर मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान तारीख़ के नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहा है, और ये मैं समझता हूँ इसी वजह से है कि टॉलरेंस नहीं है हमारे माशरे में, वो ख़त्म की गई है। अब टॉलरेंस की तरफ हम जाएंगे, एक हारमोनी पैदा होगी और लोगों में एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का जज्बा पैदा होगा, तो पाकिस्तान इस जो आजकल के चैलेंजेस हैं इससे कामयाबी से आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह जनाब। तो कामयाबी से रिलेशनशिप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि टॉलरेंस और पेशेंस लेवल का मज़ीद मुज़ाहरा किया जाए। सर मेरा तो ख्याल है कि हमारे अंदर टॉलरेंस और पेशेंस जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये जिस तरह का
टेररिज्म का माहौल आपको नज़र आता है कि एक यंग लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, उनको इनटॉलरेंट बना के इंटॉलरेंट बनाने की बेहद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक्स टू बोथ ऑफ यू पीपल, आप लोग प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया और इतनी मुफीद इतनी अच्छी गुफ्तगू आप लोगों के साथ रही, बहुत शुक्रिया। वेल जनाब, प्रोग्राम का अपने आखिरी में चुके दाखिल हो चुका है। बिल्कुल मैं सुंदस मुस्तकीम सच सेवरा टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहूँगी इस मैसेज के साथ भी कि पेशेंस लेवल को थोड़ा सा और मज़ीद इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, नॉट हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपस में भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।